नमस्कार, यूसीएन ब्यूरोक्रेसी में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम शहर के नामी गिनामी ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ आमंत्रित करेंगे और उनके माध्यम से जनता को होने वाली परेशानी से कैसे निजात पाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन दिनों अगर कोई ज्वलंत मुद्दा है तो वो है डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी। इससे होने वाली परेशानियों को हम दरकिनार करते हुए पहले इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। निर्णय सही था, गलत था, हम इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे। कई लोगों ने इसकी सराहना की तो कई लोगों ने इसकी आलोचना की है। खैर, ये अपनी जगह है, लेकिन हम लोग बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन से कैसे पार हम ऊपर आ सकते, उभर के आ सकते हैं। यूं तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन अगर कोई ऑफिशियल तरीके से अगर हम इसको पेश करना चाहेंगे तो हमने आमंत्रित किया है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किंग्सवे ब्रांच नागपुर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री मोहन चांगदे जी को। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, ये डीमोनेटाइजेशन के कारण कुछ परेशानियां तो हुई, जिसको हम कहेंगे भी इनिशियली टीथिंग प्रॉब्लम बोलेंगे हम। और कई सारे छोटे मोटे देश है, स्वीडन है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, बेल्जियम है, फ्रांस है, कई सारे ऐसे, यूके है, ये लोग कैशलेस की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर जर्मनी की बात छोड़ दे तो क्या इंडिया में कैशलेस ट्रांजैक्शंस होना इतना कठिन है या हम इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं? एक दूसरी बात कि शुरुआती तौर पे हमने कौन से कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले मैं आपको कैशलेस के बारे में बताऊंगा कि हमने क्यों कैशलेस की तरफ जाना चाहिए। जी। कैशलेस होने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य तो यही है कि कैशलेस होने की वजह से कैशलेस बैंकिंग जब हम करने जाएंगे तो उसका कोई टाइमिंग का बंधन नहीं रहेगा। जी। ये 24/7 आप घर बैठे ही बैंकिंग कर लेते। ये सबसे सुविधाजनक सिस्टम है। हाँ, कि जिसमें आप करने से अपने घर पे कोई बैठा है तो वहीं से बैठ के अपना इंटरनेट खोले या कोई अपना मोबाइल वॉलेट खोले या कार्ड से स्वाइप करके किसी भी प्रकार से हैसल फ्री जिसको बोलते हैं जी। और घर बैठे विदा परेशानी सब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और कैशलेस का सबसे बड़ा तो ये है कि ये बहुत आसानी के तरीके से कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में। जो अपने देश में बैंकिंग सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है जी। और ये जब ट्रांसपेरेंसी आएगी उससे बात क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी के बाद सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो बैंकिंग सिस्टम में आने की वजह से टैक्स ब्रैकेट जो है वो भी बढ़ेगा। एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी उसमें। जी। और उसके कारण फिर मेरे ख्याल से टैक्स नेट का दायरा भी बड़ा हो जाएगा फिर उसमें, जिस वजह से हम लोग शायद आगे चलकर टैक्सेस में रिडक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि आप अभी देख ही रहे कि ट्रांजैक्शंस करने में भी गवर्नमेंट काफी सुविधाएं सहूलतें दे रही है। तो कैशलेस होने के बाद डाटा भी आ जाएगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब ये कैश ट्रांजैक्शन होते हैं तो आरबीआई और बैंकों को मिला के कुल 21,000 करोड़ रुपए का खर्चा एनुअली आता है जब हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर हम 21,000 करोड़ आप कह रहे हो? यस जी। हाँ, एनुअली। हाँ, एनुअली। हाँ, अगर हम ये डिजिटल माध्यम यूटिलाइज करें तो ये खर्चा पूरा कम से कम हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का पर ईयर 21,000 करोड़ का सेविंग्स हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस के कारण अपना जो बर्डन है, फिस्कल बर्डन, वो भी कम हो सकता है, कम हो जाएगा। जी। और लोगों को भी जो बैंक में आके या कहीं फाइनेंशियल जगह पे जाके कतार में खड़े रहो, ये करो, उनका भी जो वक्त उसमें जाहिर होता है वो भी कम हो जाएगा। वो ये अपने बिजनेस में या अपने दूसरे कामों में भी लगा सकते हैं लोग। जी। जी सर, एक और मुद्दा इसी किस्म का उठता है, एक और टर्म जिसको हम कहेंगे लेस कैश। ये क्या चीज होती है? कैशलेस तो आपने बताया, लेकिन लेस कैश क्या होता है? लेस कैश ये है कि जितना कम से कम हम कैश का इस्तेमाल करें, इतना, जैसा कि कुछ चीजें जो रोजमर्रा की चीजें होती है, जैसा सब्जी वाला हो गया या दूध वाला हो गया, इस चीजों में तो हमको कैश की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए अगर हम छोटे छोटे डिनोमिनेशंस के, उसके लिए तो बड़ी रकम रखती नहीं है। तो एक बार छोटे छोटे निकाल लिए छोटी रकम, तो उसमें डेली के ट्रांजैक्शंस भी चलते रहेंगे और लेस कैश से और कैशलेस दोनों मिला के हम इकोनॉमी सुधार सकते हैं। तो आगे चलकर आपका ऐसा कहना है कि इंडिया में करीब 90% कैशलेस होगा और 10% के करीब
लेस कैश के माध्यम से होगा? आइडियली सोचा जाए तो यही होना चाहिए। हाँ। 90% कैशलेस होना चाहिए, 10% ही ओनली कैश के माध्यम से होना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे हमने कहा ये टीदिंग प्रॉब्लम से शुरुआती दिक्कतें आएंगी बिल्कुल, और फिर बाद में एक बार सेट हो गया तो फिर आगे चलकर सुविधाजनक हो जाएंगी सबके लिए। सर ये बताइए कि जैसे डिजिटाइजेशन तो कंपलसरी हो गया, अभी सरकार ने अनाउंस कर दिया कि रोल बैक होने वाला नहीं है, तो हमको इस सिस्टम को अभी एडजस्ट करना अनिवार्य हो गया बिल्कुल। लेकिन कई सारी दिक्कतें आती, मिसाल के तौर पे जैसे देखिए करीब आज की तारीख में करीब 5% सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रहा है, करीब 75% कैश ट्रांजैक्शंस हो रहा है, और करीब अनदर 15% मान कीजिए रफली कि हम कार्ड के थ्रू वगैरह ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो इस सडन चेंज को हम कैसे अडेप्ट करेंगे? इसके बारे में मैं बताता हूँ कि फिलहाल जो सिस्टम्स है, एक तो यंग जनरेशन जो है वो तो सारी चीज जानती ही है, और ये जो कैशलेस के जो जरिए है उनके बारे में मैं कुछ बताता हूँ कि जिस आसानी से हम लोग इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे कि नया जो आया है मोबाइल वैलेट, जिसको हम वर्चुअल वैलेट बोलते हैं, जो आप जैसे जेब में हर आदमी बटवा रखता है, हाँ। तो वो बटवे के समान ही होगा। मोबाइल में आपका मोबाइल वैलेट रहेगा, उसमें पैसा रहेगा, आप कहीं पे भी खर्चा करने जाओगे, आपको अगर किसी को ट्रांसफर करना है पैसा, किसी को भुगतान करना है, तो उसका सिर्फ मोबाइल नंबर डाल दीजिए, क्लिक कर दीजिए, तुरंत उसके पास पैसा चला जाएगा जी। और वो बार कोड भी आ चुके हैं, पेटीएम या हमारे एसबीआई बड़ी के भी, मैं स्टेट बैंक से हूँ तो मैं स्टेट बैंक के बारे में भी बता सकता हूँ। एसबीआई बड़ी हम बोलते हैं, जिसमें मोबाइल वैलेट है, वो जैसा बटवाए वैसे ही वो बटवाए। आप किसी को भी 2 मिनट के अंदर आसानी से कोई भी शॉप में गए आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। वो बार कोड को स्कैन कर लिए और और फिर बाद में पेमेंट हो गया। लेकिन इसमें विड्रॉल नहीं हो सकता है, इसमें विड्रॉल नहीं होता है वैलेट में, सिर्फ पेमेंट्स हो सकते हैं, ओनली पेमेंट्स है जी। हाँ। उसके बाद में आपको अगर पेमेंट्स के बारे में और है, ये जो प्लास्टिक मनी जिसको बोलते हैं, हाँ, जरा हमारी आम जनता को ये समझ में आया तो प्लास्टिक मनी क्या है, पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं सर। प्लास्टिक मनी यानी हर आजकल तो सभी बच्चा जानता है कि इसके 2-3 प्रकार होते हैं। एक क्रेडिट कार्ड होता है, जिसमें कस्टमर को एक लिमिट दिया जाता है कि वहां तक के वो खर्चा कर सकते हैं थ्रू दैट कार्ड। डेबिट कार्ड एक और कार्ड होता है, जिसमें आपके खाते में जितना ही जमा है उतने तक आप उसको खर्चा कर सकते हैं। और आपने वो मशीन देखे होंगे मॉल्स में या कहीं, स्वाइपिंग मशीन जिसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल हम हमारी भाषा में कहते हैं उसको, उसके द्वारा वहां पे वो स्वाइप करके अपने को जितना भी पेमेंट करना है उतना पेमेंट कर सकते हैं जी। और अभी स्वाइप मशीन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अभी तो हिंदुस्तान में 10 लाख स्वाइपिंग मशीन्स आने वाली है, और हमारी स्टेट बैंक की 2.5 लाख मशीन्स 1 महीने के अंदर उसको मार्केट में लाने वाली है। मतलब ये 2.5 लाख ये सिर्फ अपने रीजन में रहेगा या पूरे इंडिया में? मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ, 2.5 लाख मशीन रहेंगे। तो क्या ये आम जनता को किराए पर मिलेगा ऐसा? नहीं, ये इसका कैसा होता है कि जिसको भी चाहिए, जिस आदमी को, वेंडर्स को चाहिए, जो कुछ बिजनेस करेगा या कोई धंधा करेगा, उसी को इस चाहिए रहता है। वो एक अकाउंट खोलेगा बैंक में, और उसको करंट अकाउंट रहेगा, सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट रहेगा। वो अकाउंट हमारे पास मेंटेन करेगा, और हम उसको मिनिमम वो एक एप्लीकेशन करेगा कि मुझे ये, इसको पॉस हम बोलते हैं, वो पॉस मशीन मुझे चाहिए। हम उसको वो पॉस मशीन प्रोवाइड करेंगे, और वो मशीन उस अकाउंट को लिंक रहेगी। और जैसे ही दिन भर में पूरे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, शाम को उसका एक बटन ही, वो सिस्टम ही होता है, और नेक्स्ट डे उसके खाते में दिन भर में जितना भी पैसा उसको मिला है उसके खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा। और इसमें हम कुछ जगह पे ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ पॉइंट ऑफ सेल में हम कैश भी देने का प्रोविजन किए हुए हैं। अच्छा। कि वो कार्ड स्वाइप करे तो 100 रुपए दे सकता है। जैसे बड़ी बड़ी मॉल्स है, बिग बाजार हो गए, ऐसे जो आप देखते हैं, वहाँ कैश देने की सुविधा भी इसमें है। जी। मतलब अगेन आपके हिसाब से वो ट्रांसपेरेंसी फिर से आ गई, मतलब उसके डीलिंग्स जो है वो पूरे व्हाइट में है, कहीं कुछ खराब गलत नहीं हो रहा है बिल्कुल। क्या रेंट रहेगा सर इसका, अगर एक बिजनेसमैन, मीडियम बिजनेसमैन हो? अभी जो हाल ही में सरकार ने इसके बारे में बोला है कि एक नोटिफिकेशन भी निकाला है। उन्होंने ये मशीन का किराया जो बोला है कि वो 100 रुपए रखने के लिए, फिलहाल के लिए, क्योंकि सब लोग कुछ इसमें जिसको बोलते हैं उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक 100 रुपए पर मंथ अभी रखने को बोला है। 100 रुपए पर मंथ पे वो स्वाइप मशीन ले लेगा, अपना बिजनेस करेगा उससे, और आपको किराया देते रहेगा। बिल्कुल जी। एक खतरा ये भी है, जैसे आपने कहा पेटीएम है या एसबीआई बड़ी है, इसमें वन टाइम पासवर्ड की फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इतने स्ट्रांग नहीं है फिलहाल।
तो इससे शायद उसका हो सकता है गैर फायदा कोई उठा ले, या कोई हैकर होगा तो वो शायद बहुत कुछ इसमें धांधली कर सकता है। तो इसको आप कैसे ओवरकम करोगे? इसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि यूजुअली हम लोग ये जो यूज करते हैं, जैसे अब मोबाइल वॉलेट का उदाहरण लेंगे, उस मोबाइल वॉलेट जब हम यूज करेंगे तो जब भी हमारा यूज हो जाता है उसके बाद उस वॉलेट को बंद करिए, लॉग ऑफ करिए। यूजुअली क्या होता है, हमारा काम हो गया तो हम उसको मोबाइल को बंद कर देते हैं, वो स्क्रीन को, और अपने जेब में रख लेते हैं। अपना मोबाइल खुला ही रह जाता है, और कभी किसी को हमने मोबाइल दे दिया या किसी एक्सेस करके वो वहां से ट्रांजैक्शन करता है। तो बेटर इज अपना ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद उस सिस्टम से लॉग ऑफ कर लेने का। तो लॉग ऑफ करने से आपका कोई चुरा नहीं सकता है। और ये जो डबल अभी नए सिक्योरिटी सिस्टम में 2 प्रकार के आए, एक तो पिन नंबर डालना पड़ता है, और अगर वन टाइम पासवर्ड भी आता है, तो वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ही आएगा जी। तो इसके सिक्योरिटी फीचर्स इतने तगड़े कर दिए गए कि चांसेस कम है। और इसके बारे में भी मैं कार्ड के बारे में बताना चाहूंगा, जबकि सब जगह आजकल एडवर्टाइजमेंट भी चलती है। कोई बैंकर, स्टेट बैंक हो चाहे कोई, किसी आदमी को अपना कार्ड नंबर नहीं पूछती है, ना पिन पूछती है। इस प्रकार के किसी प्रकार के किसी को अगर कॉल्स आते हैं तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। यूजुअली क्या हो जाता है, इस प्रकार के लोग आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मांगते जाते हैं और हम अनजाने में उस चीज को बताते चले जाते हैं। उसका सीवी कोड भी होता है, कार्ड के पीछे एक 3 डिजिट का होता है, उसको भी पूछ लेते लोग, उसको भी बताते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, और वो हैकर्स को आसानी हो जाती है, फिर वो हैकर्स को आसानी हो जाती है। और काफी सिस्टम्स बैंक ने सिक्योरिटी लाई है अभी, और दिन ब दिन इसमें जैसा भी आएगा प्रोग्रेस होते रहेगा जी। सर, ये तो हो गया ई वॉलेट, एक हो गया था, और कोई सिस्टम है जिससे हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं कैशलेस जमाने में? कैशलेस ट्रांजैक्शन का सबसे सिक्योर तरीका जो है वो इंटरनेट बैंकिंग है जी। जरा विस्तार से बताएंगे आप उसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो खेड़े गांव में रहने वाले लोग हैं उनको भी ये बात समझ में आए। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा जो सभी बैंकों में प्रोवाइड गई है, आपका जो खाता होता है उस खाते को इस इंटरनेट बैंकिंग लिंक किया जाता है। इसमें आपको आईडी, एक यूजर आईडी दिया जाता है और एक पासवर्ड दिया जाता है। और इस यूजर आईडी, अब जब आप स्टेट बैंक के बारे में बता सकता हूं मैं, यूजुअली आप उसी साइट पे जाइए जो ऑथराइज्ड साइट है। यानी हम लोग कोई साइट से जाके उसको एक्सेस करना चाहते हैं, वैसा नहीं करने का। जो बाहर होता है उसमें www.sbi. वहां से जाके उसको क्लिक करके आप ऑफिशियल साइट में जाइए। उसमें एक सर्टिफिकेशन भी आता है, उसको भी चेक करिए कि ये सही साइट है, और उसके बाद फिर अपना आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए। और मैंने जैसे आपको बोला कि 2 प्रकार के भी, इसके बाद भी अगर आईडी पासवर्ड डालने के बाद वहां पे भी आप उस डिवाइस को ओटीपी कर सकते हैं। ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालिए, और आप उसके बाद आपको जिस प्रकार से भी ट्रांजैक्शन करना है। और इंटरनेट बैंकिंग सबसे सिक्योर वे ऑफ डूइंग द कैशलेस ट्रांजैक्शन। कोई और तरीके हैं सर जैसे जिससे हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बिना पैसे को यूज किए हुए? नहीं, मेनली तो ये तीन ही है, वॉलेट, प्लास्टिक मनी एंड इंटरनेट बैंकिंग। दीज आर द बेस्ट मेन 3। अलावा इसके अभी जैसे गवर्नमेंट यूएसएसडी पे काम कर रही है, यूपीआई पे काम कर रही है, या फिर बाद में आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी लागू हो रहा है, तो ये कितने सार्थक साबित होंगे सर? ये काफी सार्थक होंगे, काफी हद तक सार्थक होने वाले हैं। अब ये सब सारी चीजें धीरे धीरे और आती रहेंगी। आधार लिंक तो सबसे बेस्ट है, उसमें तो थंब इम्प्रेशन के साथ भी आने वाला है, आगे वाला। तो ये सारे लोगों को जो बहुत ज्यादा जानते भी नहीं है टेक्नोलॉजी, वो लोग भी इस चीज को यूज करना कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन की ओर हम जल्दी से जल्दी जा सकते हैं जी। सर, जैसे अभी आपने एक वेबसाइट्स की बात कही है, तो कई बार ऐसे फेक वेबसाइट्स क्रिएट कर लेते हैं, और ये फेक वेबसाइट्स के कारण भी लोग फंसते हैं, तो उससे कैसे निजात पाया जा सकता है? वही मैंने जैसे आपको बताया, जब भी आप वेबसाइट को लॉगिन करोगे तो वो ऑथराइज जो एड्रेस होता है, वो जो मैंने बोला, वो जो बाहर आता है उसमें www.sbi.co, वो उसी से लॉगिन करिए। उसके बाद में उसका एक सर्टिफिकेशन आता है, उसको चेक कर लीजिए कि भाई ये यही साइट। वो सर्टिफिकेशन कैसे चेक करते हैं? उसमें लिख के आता है, आप देख सकते हैं उसमें कि ये ऑफिशियल साइट ही ऑथेंटिकेटेड है करके। और उसके बाद फिर आप उसके साइट में जाके अपने व्यवहार कर सकते हैं जी। और मैं आपको एक बता सकता हूँ कि अभी तक के इंटरनेट बैंकिंग में बहुत ज्यादा फ्रॉड ऐसे कभी दिखा नहीं है। जो भी हमने देखा है, थोड़े बहुत जो भी हुए हैं वो
कार्ड में हो सकते हैं। अच्छा। और मोबाइल में भी तो अभी तो ये नया कंसेप्ट है, बट इंटरनेट बैंकिंग में बहुत मिनिमल है। अच्छा। और एज पर स्टेट बैंक के कंसर्न है द मोस्ट सिक्योर साइट ऐसा कहा जाता है। इस कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ डिस्काउंट्स भी दे रही है, तो उस डिस्काउंट्स के बारे में जनता को कुछ बताएंगे आप? हाँ, सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। क्योंकि सरकार का इंटेंशन ही है कि मैक्सिमम लोग कैशलेस की तरफ जाएं। उसमें जैसा आप मेट्रोज में जानते हैं कि सीजन टिकट बुक करना पड़ता है जी। तो आप अगर सीजन टिकट कार्ड के द्वारा करेंगे 1 जनवरी से, तो उसमें 0.5% मिलेगा डिस्काउंट। बाद में रेलवे में जो अकोमोडेशंस वगैरह होते हैं, जो बुक होते हैं उसमें, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रेलवे के जो टिकट बुक होंगे वो टिकट काउंटर्स में भी स्वाइप मशीन लगेगी जी। तो आप रेलवे का टिकट भी स्वाइप मशीन से निकाल सकते हैं। वो भी एक नई सुविधा आई है जी। और जैसा मैंने आपको बताया कि अकोमोडेशन बुक करने के लिए, उसके बाद में गवर्नमेंट ने जैसा इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो वाया ऑनलाइन बैंकिंग, तो 10% की उसमें रिबेट मिल जाएगा आपको जी। Just because you're going cashless. Yes, 8% अगर आप LIC का प्रीमियम भर रहे हो तो उसमें भी मिल जाएगा। देन जैसा हाईवे पे टोल नाके में अगर आप दे रहे तो आपको एक टैग भी मिलेगा स्पेशल वाला, और उसके वहाँ पे भी पॉस मशीन लगेगी, वहाँ पे भी आप पेमेंट कर सकते हो और उसमें भी डिस्काउंट है। तो इस प्रकार से हर चीज में गवर्नमेंट ने काफी डिस्काउंट इस चीज में लाए हैं। आम जनता को आप बताएंगे कि इसमें क्या बेनिफिट्स है और उन्होंने कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें? सबसे प्रथम तो मैं यही बताना चाहूंगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत आसान है। इस ट्रांजैक्शन करने की वजह से हमारी जो भी जनता, इसमें सबसे ईज ऑफ डूइंग अ ट्रांजैक्शन जो हम इसको बोलते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने आ सकती है इसमें। और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स में नेट में लोग आएंगे, वैसा ऐसा फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि टैक्सेस भी कम हो जाए, जिसका फायदा सभी लोगों को मिले जी। और जो खर्चा करेंसी छापने में या उसके साथ ट्रांजैक्शन करने में आता है, जैसे अभी मैंने बताया, वो सारा खर्चा भी कम हो सकता है। और सब लोग अपने घर बैठे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबली सारी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। और इसमें देश का भी भला है और खुद का भी फायदा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों ने इस चीज का फायदा लेना चाहिए। अलावा इसके आप कुछ और भी फीचर्स के माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मसलन यूपीआई के माध्यम से, यूएसएसडी के माध्यम से, ई वॉलेट के माध्यम से, या आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि ये पेमेंट्स किस किस्म के होते हैं। इस्तेमाल करने और ऑप्शन के हिसाब से ई वॉलेट 3 तरह के होते हैं। क्लोज्ड ई वॉलेट, इस तरह की ई वॉलेट अक्सर ई कॉमर्स साइट्स या रेलवे जैसी सर्विस साइट्स में होते हैं। इनमें पैसे रखे जा सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ इन साइट्स पर खरीदारी करने में ही किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर फ्लिपकार्ट और IRCTC पर मौजूद ई वॉलेट। सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट, इनके जरिए हर प्लेटफॉर्म पर पेमेंट किया जा सकता है और RBI द्वारा तय एक निश्चित रकम इनमें रखी भी जा सकती है। हालांकि इनसे किसी भी तरह का कैश नहीं निकाला जा सकता, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर पेटीएम, पेयू, मोबीक्विक इत्यादि। ओपन ई वॉलेट या बैंकिंग वॉलेट, ये ई वॉलेट्स बैंकों के होते हैं। ये आपके अकाउंट को ही एक वॉलेट की शक्ल दे सकते हैं। जो पैसा अकाउंट में होगा वही वॉलेट में मौजूद रहेगा। इसमें सेमी क्लोज्ड वॉलेट के अलावा स्वाभाविक तरीके से एटीएम से पैसा विड्रॉल करने की सुविधा भी रहती है। मोबाइल पर ई वॉलेट, किसी भी ई वॉलेट को गूगल, एप्पल या विंडोज किसी भी ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के टिप्स कुछ इस प्रकार हैं। ऐप को खोलने के बाद आपको एक ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। सोच समझकर वही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दें जिसे हमेशा इस्तेमाल करते हो, क्योंकि किसी भी तरह की दिक्कत होने पर सारा वेरिफिकेशन इन्हीं के जरिए होता है। यहां पर क्लिक करें और मनचाहा अमाउंट भरें। बैंक, ब्रांच और IFSC कोड भरें और सबमिट का बटन दबा दें। बस हो गया आपका पैसा ट्रांसफर। इस तरह के ट्रांजैक्शन में पेटीएम कुछ अमाउंट चार्ज करता है। अपना सकते हैं इसमें से कोई भी वॉलेट। पेटीएम फिलहाल यह देश का सबसे बड़ा ई वॉलेट है।
यूजर्स की बात की जाए या इस पर मौजूद पेमेंट डेस्टिनेशन की, यह सबसे आगे है। मोबाइल रिचार्ज से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल तक सबके लिए पेमेंट होता है। यहां पर ऑफलाइन आउटलेट पेमेंट की भी सुविधा है। मोबीक्विक बिल जमा करने और रिचार्ज करने के अलावा इस वॉलेट से पेमेंट की सुविधा भी है। ऑक्सीजन वॉलेट, गिफ्ट कार्ड या वर्चुअल वीजा कार्ड की सुविधा। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, अपने आधार कार्ड नंबर को आप बैंक अकाउंट से लिंक करके आधार नंबर पर इसके जरिए बैंकिंग की कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फंड ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना, कैश जमा करना या निकालना, बैंकिंग की आंतरिक ट्रांजैक्शन करना। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को, पेंशनधारियों को, स्कॉलरशिप पाने वाले विद्यार्थियों को इससे फायदा हो सकता है। ई वॉलेट, कैशलेस होने की शुरुआत क्रेडिट डेबिट कार्ड से होकर अब ई वॉलेट तक पहुंच चुकी है। अब आपका मोबाइल ही आपका बटुआ या वॉलेट है। मोबाइल रिचार्ज करने से लेकर ऑटो रिक्शा को किराया देने तक का काम इसके जरिए मुमकिन है। जानते हैं आखिर क्या है ई वॉलेट। जिस तरह से बैंक हमारे पैसे को डेबिट कार्ड के जरिए खर्च करने की सहूलियत देता है, ठीक वैसे ही कुछ पेमेंट सर्विसेज मोबाइल ऐप या कंप्यूटर के जरिए पेमेंट की सुविधा देते हैं। यह सुविधा ई वॉलेट के जरिए दी जाती है। वॉलेट में एक निश्चित रकम रखी जा सकती है, जिसके जरिए जरूरत पड़ने पर पेमेंट किया जा सकता है। ऐसे में आपको पर्स या बटुआ रखने की जरूरत नहीं होगी। अब आप पूछेंगे कि ऐसा तो हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, तो ई वॉलेट की जरूरत क्या है? कार्ड स्वाइप करने के झंझट से मुक्ति। पेमेंट करते वक्त आपको कार्ड डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ एक क्लिक में ही हो जाता है। किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट या लिमिटेड सेल ऑफर, रेल या फ्लाइट टिकट बुक करते वक्त तेजी से पेमेंट करने की जरूरत होती है, वरना आप ऑफर या टिकट से वंचित हो रह जाते हैं। ऐसे में सिर्फ एक क्लिक से पेमेंट करने पर आप कार्ड से पेमेंट कर कुछ फायदे भी पा सकते हैं। आप अपने वॉलेट से किसी को भी पैसा बिना किसी बैंकिंग के झंझट से मिनटों में भेज सकते हैं। क्योंकि इस पेमेंट सिस्टम में किसी भी तरह की कार्ड डिटेल्स आप नहीं देते, ऐसे में जानकारी लीक होना या हैकिंग के चांसेस भी घट जाते हैं। अगर ऐसा हो भी जाता है तो वॉलेट में रखे सीमित अमाउंट पर ही चपत लगती है। वैसे भी वॉलेट में रखे पैसे की जिम्मेदारी किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर वॉलेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी की होती है। वॉलेट में ऑफलाइन पेमेंट के ऑप्शन की वजह से दुकानों और ऑटो में खुले पैसे का झंझट नहीं होता और ना ही आपको खुले पैसे ना होने पर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। किसी भी तरह के पेमेंट फेलियर की परिस्थिति में पैसा जल्दी रिफंड हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ जानकारी युक्त तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने बिना कैश के कैसे भुगतान मुमकिन है की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है यूपीआई सेवा? यूपीआई एक सिस्टम है जिसका विकास नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस सिस्टम में स्मार्टफोन की मदद से आप किसी के बैंक अकाउंट में पेमेंट जमा करा सकते हैं। इस सिस्टम में खास बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ आपका आधार नंबर, ईमेल आईडी को फीड करने की आवश्यकता होगी। इस सेवा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता का बैंक अकाउंट उसके आधार नंबर, ईमेल या मोबाइल फोन नंबर से जुड़ा होना आवश्यक है। यह 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसके साथ रियल टाइम ट्रांसफर संभव हो सकेगा। वैलेट सिस्टम के अंतर्गत पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए आपके पास उसी कंपनी का वैलेट होना जरूरी होता है। इस सिस्टम में इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। इसमें वन टाइम पासवर्ड का झंझट भी नहीं होगा। इस सिस्टम में एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें आपको अलग अलग बैंक के अनुसार मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि यह एक एकीकृत सिस्टम है जो इसमें सभी बैंकों के अकाउंट्स को एक साथ उपयोग में लाया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार लगभग सभी बैंकों ने इस संबंध में अपनी रजामंदी दे दी है। यूएसएसडी यह तकनीक कोई नई नहीं है, बल्कि काफी पहले की है। जब से मोबाइल फोन अस्तित्व में आया था, तब से यूएसएसडी का अर्थ है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इस प्रणाली को उपयोग में लाने के लिए किसी भी प्रकार की इंटरनेट या डाटा प्लान की जरूरत नहीं होती है। बिना इंटरनेट के आप यूएसएसडी का उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के सिम यूज करते हैं तो बैलेंस चेक करने, ऑफर चेक करने आदि के लिए आप कोई नंबर जब डायल करते हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जो कि आपको संबंधित जानकारी देता है। बस यही प्रणाली आपको बैंकिंग की सेवा में उपयोग करने के लिए मिल सकती है। मसलन आप अपने बैंक खाते के बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं और कई तरह के भुगतान भी कर सकते हैं। यह प्रणाली अभी आम जिंदगी में चलन में आने वाली है। इसे भी एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। यूएसएसडी तकनीक का उपयोग आगे चल के सामान्य और अधिक रफ्तार से बढ़ सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह रह सकता है कि यह तकनीक किसी भी साधारण फीचर फोन में उपयोग में लाया जा सकता है। पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन। यह मशीन आपने अक्सर बिग बाजार और किसी मल्टीप्लेक्स या मॉल में देखा होगा। यह मशीन ग्राहक को कैशलेस पेमेंट करवाने के लिए उपयोग में ली जाती है। ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आपके कार्ड को इस मशीन में स्वाइप किया जाता है, यानी कि इसे एक छोर से फिराया जाता है और आपके कार्ड की डिटेल यह मशीन स्कैन कर आपके अकाउंट से पेमेंट विड्रॉल कर लेती है। यह पेमेंट कैशलेस होने से सिक्योर भी रहता है और इसके लेन देन का हिसाब भी बैंक के सिस्टम में सेव रहता है, जो कि आप इस मशीन से भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के हालातों में कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीओएस के द्वारा या कहें कार्ड स्वाइप कर पेमेंट करने के कुछ शुल्कों में भारी छूट दी है, ताकि आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी इसका आर्थिक बोझ ना झेलना पड़े। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन के उत्पाद शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे इन स्वाइप मशीनों की कीमतों में 17% तक की गिरावट आएगी, जिसका असर बाजार में इन मशीनों की मांग पर पॉजिटिव पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आके अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ पर हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम जनता इसके माध्यम से, कैशलेस ट्रांजैक्शंस के माध्यम से या लेस कैश के माध्यम से इस इकोनॉमी को एक नया मोड़ दे देंगे हम, जिससे कि जैसे आपने कहा आगे चलकर हम लोग कंफर्टेबली लाइफ लीड कर सकते हैं और सरकार के पैसे भी बहुत बचेंगे। जैसे आपने कहा 21,000 करोड़ रुपए का सालाना सेविंग्स होगा अगर हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी ब्यूरोक्रेट को यहाँ लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।